नरेंद्र आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि संसाधनों के महत्तम उपयोग वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना के तहत 500 नए कचरे से संपदा निर्माण करने वाले संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। इनमें शहरी क्षेत्रों में 75 संयंत्रों सहित 200 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र तथा 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 300 समुदाय या क्लस्टर आधारित संयंत्र शामिल होंगे। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा सरकार नई मिशन योजना के तहत समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव पौधारोपण करेगी। सीतारमण ने यह भी कहा है कि सरकार आर्द्र भूमि के महत्तम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक योजना के माध्यम से संरक्षण मूल्य को बढ़ावा देगी। इसके अलावा कंपनियों द्वारा पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जिम्मेदार कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए एक हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। इंडियन बायोगैस एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव कोडिया ने कहा है कि बजट कार्बन तीव्रता को कम करने और नए हरित रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हरित ईंधन, ऊर्जा और निर्माण प्रथाओं को अपनाने को प्राथमिकता देता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट को पीएम नरेंद्र मोदी ने उम्मीदों का बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि ये गरीब, किसान और मध्यम वर्ग सभी की उम्मीदों को पूरा करने वाला है। परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। बजट की 5 सबसे बड़ी बातें जो मिडिल क्लास के लिए काफी अहम हो सकती हैं, जिनमें से 7 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। निचले तबके के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त अनाज 1 साल के लिए और मिलेगा और युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड और 3 साल तक भत्ता मिलेगा। इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर्स बनेंगे। आदिवासी क्षेत्र के लिए एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर्स किए जाएंगे। आदिवासी गांव के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि कौन सी चीजें महंगी हुई है। अगर महंगी चीजों की बात करें तो सिगरेट पर टैक्स 16% बढ़ा दिया गया है और अगर सस्ती चीजों की बात करें तो एलईडी, टीवी, मोबाइल जैसे सामान सस्ते हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में सबसे बड़ी बात इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव की रही है। उन्होंने 8 साल बाद स्लैब बदला और 7 लाख की आमदनी पर टैक्स छूट देने की घोषणा कर दी। सीतारमण का ये 5वां और देश का 75वां बजट था। उन्होंने इस बार पहले की तुलना में कम समय लिया। इस बार का भाषण महज 1 घंटे 27 मिनट का था। इस साल 9 राज्यों में और अगले साल देश का चुनाव है। इसका असर बजट भाषण में भी दिखा। सीतारमण ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना और युद्ध के चलते मंदी की राह पर है, तब भारत की ग्रोथ बाकी देशों के मुकाबले मजबूत रही है। I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will with joy bless us in our endeavors going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas
resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments. Unique world-class digital public infrastructure, example, Aadhaar, CoWIN and UPI. COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed. Proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life and National Hydrogen Mission. अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमईज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमईज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज लुधियाना के रामगढ़िया कॉलेज में सिटी नीड्स और 199 द्वारा विश्व इंटरफेथ सद्भाव सप्ताह मनाया गया, जहां विभिन्न धर्म के नुमाइंदे पहुंचे, जिन्होंने एकता का संदेश देते हुए इंसानियत के धर्म पर चलने की अपील की। इस मौके पर मुख्य मेहमान के तौर पर लुधियाना उपायुक्त सुरभि मलिक, पुलिस आयुक्त मनदीप सिंह सिद्धू विशेष रूप से पहुंचे। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2010 में फरवरी के पहले 7 दिनों को विश्व इंटरफेथ सद्भाव सप्ताह के रूप में नामित किया था। तब से यह हर साल विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह समारोह लोगों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उनकी आस्था की परवाह किए बिना आपसी समझ और अंतरधार्मिक संवाद बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। महासभा सभी देशों को उनकी धार्मिक परंपराओं या विश्वासों के अनुसार स्वेच्छा से अंतर्विश्वास, सहिष्णुता और सद्भावना के संदेश का प्रसार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ਅੱਜ ਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਕਸਦ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੰਟਰਫੇਥ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ 1699 ਤੇ ਪਲੱਸ ਸਿਟੀ ਨੀਡਸ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ NGOs ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੀਮ 1699 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਚਾਹੇ ਚੋਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 4 ਰਿਲੀਜਨ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਧਰਮ ਮੈਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੀਸ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਰਮਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਰਲਡ ਇੰਟਰਫੇਥ ਵੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਫੈਬਰਰੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਇੰਟਰਫੇਥ ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕਾਲਰਸ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ इंटरफेथ वीक का भी यही स्नेहा थी। थैंक यू सो मच। आज के युग में सभी लोग चाहते हैं कि मैं दूसरों को उपदेश दूं। उपदेश देने से चीज़ें नहीं सुधरती, हम लोगों को एग्जाम्पल पैदा करनी होगी। जिस तरह के आचार्य राम शर्मा ने कहा है, पहले हमें अपने आप का सुधार करना होगा, अपने आप में खुशी करनी होगी। अगर हम खुश होंगे तो निश्चित तौर पर हमारे बच्चे भी खुश होंगे, वो भी समाज के लिए एक एग्जाम्पल बनेंगे। हमें ये समाज को नहीं सुधारना, खुद को सुधारना है, अपने परिवार को सुधारना है। अगर हम सुधर गए तो समाज भी सुधर जाएगा, देश भी सुधर जाएगा। जय माता दी, जय माता दी। मैं ये समझदा है लुधियाना वर्गे इंडस्ट्रीयल और कमर्शियल सिटी नूं इस चीज़ की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है और एक बहुत ही शलाघायोग और बहुत ही जिन्नी वध तो वध प्रशंसा कर सकीए। और मैं दूजी गल ये करना है कि जिहड़े बुलारे मैं सुन रहा सी, बुद्ध धर्म दे, सिख धर्म दे और स्कॉलर्स जिहड़े सिख धर्म दे स्पैशली जिहड़े बोले ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੀਅਲ ਸੱਚਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲੱਭ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਟੀਮ 1699 ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਫੇਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਥ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਥ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਲਵੇ, ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਟਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਧਰਮ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਧਰਮ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਦੂਜੇ ਮੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋੜ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਆਡੀਅנס ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਈਫ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਂ ਇਹ ਭੇਦ ਜਾਂ ਇਹ सच्चाई बच्चों ने भी सिखाना चाहिए है। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर 7 जनवरी से ही किसानों ने मोहाली में पक्का मोर्चा लगाया हुआ है। किसानों का कहना है कि यह शांतमय मोर्चा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया में लगाया गया है और कीर्तन करके इस मोर्चे को फतेह करने की अरदास की जा रही है। किसानों का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार बलात्कारियों को पैरोल दे रही है, लेकिन बंदी सिख जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं उन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है और न ही उन्हें पैरोल तक दी जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर केंद्र सरकार का यही रवैया रहा तो आने वाले लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आने वाले समय में इससे भी बड़ा संघर्ष किया जाएगा। ये साडा पक्का मोर्चा लग चुका है, चंडीगढ़ की दिल्ली भी लावांगे। असी मोदी साहब नूं ये कहना चाहुंदे हां, मोदी साहब वो हिंदुआं दा क्यों प्यो बनया, तू सिखां नाल वरत के वेख, सिख क्या चीज़ है। सिख वो बंदे ने जिन्हां ने अज तक कोई कसर छड्डी नहीं। बिल्कुल मैं अज मैं गुस्से नाल कह रहा मोदी साहब नूं, तेनू लिआंदा सी चंगे काम करेगा, तू ते माड़े काम कर लगे। इहो जे माड़े काम ना कर, चंगा बन जा जे बनना अगों ते, नहीं तो तेरी छुट्टी है, कोई होर ही होगा प्रधानमंत्री नवां ही देश दा। बाकी जो भैन जो कांग्रेस के कातल सी उन्होंने छड्डता है, उन्होंने कहते जाओ जी घर। साध जिन्हें बलात्कारी जिन्हें केस किए ऐसे कुड़ियां ने धक्का किया उन्होंने साध नूं पैरोल देण दिया, वो अपने जाके जिथे मर्जी प्रचार करे, खुली छुट्टी उन्होंने। क्यों पिछे मोदी साहब का हथ है, सिंह नहीं है गल बर्दाश्त करते। सिंघां दा पता इनू, इंदिरा गांधी नूं पता लग गया सिंघां दा भी सिंह की करन जोगे ने। मोदी साहब बंदा बन जा, मैं ते गल बंदी सिंह साडे खालसे खड़े ने, नहीं तो जिउंदे ने खालसा। अजे खालसा जिउंदा, पता नहीं खालसे ने की कुछ कर देना, कोई पता नहीं जी। मैं मोदी साहब नूं कहना बंदा बन जा, बस मेरा यह प्रचार है। बस अगर सिखां नाल वखवादी क्यों की जाती है? जान के करता जी, ये गुजरात के रहने वाला, उत्थे भी इन्हें सिखां नूं कढ़िया, जमीनां खोलियां उन्हां दियां, हुण भी साडे नाल धक्का कर, हुण भी जमीनां खोलण पैंदा। ये तो साडे सिंह चंगे, जिमीदार चंगे ही जिन्हें अपनी जमीनां बचा लिया, कसर तो कोई नहीं छड्डी। इहदी यारी डवानियां बडानियां नाल। चाहोगे जी बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके गल कहना चाहते हैं जी, एक बलात्कारी गुंडे नूं कातल नूं पैरोल मिलती भी 6 महीने 2 बारी। वो साडे सिंह जिहड़े 20 साल हो गए जेलों 'च बैठे ने, उन्होंने पैरोल नहीं मिलती।
कि राजोवाला साहब की हो कि प्यो के भोग ते अद्धा घंटा परौल नहीं मिली उन्होंने। शर्म नहीं आती मोदी सरकार नूं? वोटां वास्ते कर रहा है 24 दियां वोटां, तेनों पता लगदियां मोदी साहब किहड़े कारनामे तू कर रहा है, की करतूता कर रहा है, ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਖਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਨ ਲੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਰਿਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਪਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ 17 ਵਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਖੜ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਲ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਏਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪੀਵੋ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहेगुरु जी की फतेह। मोहाली से कपिल कत्याल की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के उप तहसील भरवाई में पिछले दिनों रात के समय प्राइवेट कंपनी के गिरे टावर को उठाने के लिए ना तो विभाग और ना ही कंपनी कोई कदम उठा रही है। आपको बता दें कि उप तहसील भरवाई के द्वारा प्राइवेट कंपनी को बार बार कंप्लेंट दी गई थी। यह ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए लगाए गए टावर गिरने की कगार पर है और किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कंपनी की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और पिछले दिनों रात के समय यह टावर एकाएक गिर पड़ा। गनीमत यह रही कि रात के समय यहाँ कोई नहीं होने के कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन और प्राइवेट कंपनी ना तो इस टावर को उठा रही है और ना ही साइड कर रही है, जिससे यहाँ पर आने वाले लोगों को बैठने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह टावर लोगों की सहूलियत के लिए बनाए गए बेंचों के ऊपर ही गिरा है। ऊना से अंकित शर्मा की रिपोर्ट। पटियाला के देवीगढ़ में अपना पंजाब फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड कैंसर केयर सोसाइटी द्वारा माता गुजरी स्कूल में कैंसर जागरूकता कैंप लगाया गया, जिसमें दवाइयां, टेस्ट आदि किए गए। अपना पंजाब फाउंडेशन वर्ल्ड कैंसर केयर सोसाइटी के द्वारा पंजाब के अलग अलग शहरों में यह कैंप लगाए जाते हैं। अक्सर लोगों की मदद और सहायता के लिए इस कैंप द्वारा बिल्कुल मुफ्त में दवाइयां, टेस्ट और ट्रीटमेंट किए जाते हैं और आज यह कैंप पटियाला के देवीगढ़ माता गुजरी स्कूल में लगाया गया है, जहां पर प्रबंधकों ने बताया है कि अक्सर ही लोगों की सहायता के लिए यह कैंप उनके द्वारा लगाया जाता है। अपना पंजाब फाउंडेशन के प्रधान डॉक्टर जगजीत सिंह धूरी हुणां दी अगवाई दे विच वर्ल्ड कैंसर केयर सोसाइटी वालों अज माता गुजरी स्कूल देवीगढ़ के विखे यह कैंसर जांच कैंप अते इस दे नाल नाल होर बहुत सारिया बीमारियां जिस तरह के अखां दे टैसट, उस दे नाल नाल मर्दां दे गदूदां दे टैसट ते औरतां दे ब्रैसट कैंसर ते होर बहुत सारे टैसटां दा अज जिहड़ा है वो इत्थे फ्री कैंप लाया जा रहा है। तो मैं धन्नवादी हाँ अपना पंजाब फाउंडेशन के प्रधान डॉक्टर जगजीत सिंह धूरी हुणां दा ते वर्ल्ड कैंसर केयर सोसाइटी जिहड़ी है उहदे ब्रांड अंबेसडर डॉक्टर कुलवंत सिंह धालीवाल हुणां दा कि उन्होंने साडे इलाके दे विच इह कैंप ला के बड़ा पुण्य का काम खटिया है। इस दे नाल बहुत सारे लोग जिहड़े है
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ करता हाँ कि ਅਸੀਂ समाज ਲਈ कोई अपना योगदान पा रहे हैं। थैंक यू। पटियाला से केशव कुमार की रिपोर्ट। पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में विजिलेंस ब्यूरो में शिकायत विचाराधीन है। बता दें, पूर्व डिप्टी सीएम की संपत्ति का मूल्यांकन विजिलेंस ब्यूरो ने शुरू कर दिया है। विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने सुबह पूर्व डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी के होटल सरोवर पैट्रियोट में जांच के लिए पहुंची। पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में विजिलेंस ब्यूरो में शिकायत विचार अधीन है। इससे पहले सोमवार की सुबह चंडीगढ़ विजिलेंस ने पूर्व डिप्टी सीएम के निर्माणाधीन फार्म हाउस पर दबिश देकर उसका मूल्यांकन किया था। श्री ओम प्रकाश सोनी जी साहब के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ DSP सतपाल सिंह। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। पंजाब से नशीले पदार्थों की तस्करी को पूरी तरह से खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत पठानकोट पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से मध्य प्रदेश से लाई गई 5 किलो अफीम जब्त की है। तीनों आरोपियों की पहचान कपूरथला के सुचान, सुल्तानपुर लोधी के रहने वाले गुरदत्त सिंह उर्फ गीतू, नरवेल सिंह और कश्मीर सिंह के रूप में हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरकमलप्रीत सिंह कख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और डीजीपी पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर पठानकोट पुलिस क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 तस्कर मध्य प्रदेश से अफीम को पठानकोट ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और पठानकोट के सुंदर चक मोहर के पास अपने ग्राहकों को बेचने जा रहे हैं। सीआईए पठानकोट के प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस उप अधीक्षक रविंद्र कुमार रूबी की देखरेख में सघन तलाशी ली और तस्करों को पकड़ लिया। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई के बाद और भी कई तथ्य निकलकर सामने आ सकते हैं। मानयोग डीजीपी साहब श्री गौरव यादव साहब के दिशा निर्देशानुसार साडे SSP हरकमलप्रीत खख साहब वालों ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਜੋ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ SI ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ DSP D ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਲਕਪੁਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੀ FIR ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ। NDPS एक्ट ਦਾ मुकदमा दर्ज किया गया। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।